हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संदीप। मैं आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी पोयम डिस्कस करने वाले हैं और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। पोयम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन और ये पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोएट ने। तो देखते हैं क्या दिया है एग्जैक्टली सबसे पहले हम टेक्स्ट में क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पोयम है एक्चुअल पोयम क्या है, फिर लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टाइटल जो है द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है कि टाइटल का मीनिंग क्या होता है। द रोड नॉट टेकन मतलब यहाँ पे एक जो रोड दिया है और जो रोड यूज नहीं किया है, किसी ने लिया नहीं है, इसका मतलब होता है नॉट टेकन। अभी ये रोड जो है एक्चुअल फिजिकल रोड है या फिर ये कोई अलग तरीके का रोड है या फिर दिस इज रिलेटेड टू योर लाइफ ऑल्सो। तो हमें ये देखना है एग्जैक्टली ये जो टाइटल है इसका मीनिंग हमें क्या लेना है। देर आर टोटल 4 स्टैंजाज, ये जो पोयम है इसमें 4 स्टैंजाज है। स्टैंजा नंबर 1 देखिए क्या है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. से स्टैंजा 1 हो गया। स्टैंजा 2 देखिए। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Now, stanza number 3. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now, stanza number 4. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Students, यहाँ पे हमने देखा है ये जो पोएम है entitled The Road Not Taken, written by Robert Frost. There are total of 4 stanzas और हर एक स्टैंजा में टोटल 5 लाइन्स है। इसका मतलब है देर आर 20 लाइन्स इन दिस पोयम। सो ये जो पोएम है इसमें टोटल कितने लाइन्स है? 20 लाइन्स है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कभी भी आप स्टडी कर रहे हो, कोई पोयम हो या फिर लेसन हो या फिर स्टोरी हो या फिर एनी काइंड ऑफ जॉनर, सबसे पहले जो कोई भी ऑथर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पोएटिकल क्रिएशन और यू कैन से एनी काइंड ऑफ लिटरेरी क्रिएशन। यहाँ पे क्या दिया है देखिए। Born. So Robert Frost, he was born on 26th March 1874 in San Francisco, the USA. So Robert Frost is basically an American poet. He died on 29th January 1963 in Boston, the USA. And he is known for realistic portrayals of rural New England. यहाँ पे न्यू इंग्लैंड दिस इज द पार्ट ऑफ द यूएसए। आप बोलेंगे कि ये अमेरिकन पोएट है और इसने लिखा ब्रिटेन के बारे में, ऐसा नहीं है। न्यू इंग्लैंड इज द पार्ट ऑफ द यूएसए। यूज ऑफ कोलोक्वियल मीन्स इनफॉर्मल स्पीच एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। नोटेबल वर्क्स कौन से उनके देखिए। द रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड मेनी मोर क्रिएशंस आर देयर, बट दीज आर सर्टेन नोटेबल पोएम्स। अवार्ड्स देखिए। ही गॉट पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री, 4 टाइम्स ही गॉट दिस प्राइज। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि ज्ञानपीठ करके जो एक अवार्ड है नेशनल लेवल का, इन द सेम मैनर इन द यूएसए पुलित्जर प्राइज इज दैट काइंड ऑफ अवार्ड।
सो ही गॉट 4 times पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। आगे देखते हैं अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोयम। स्टैंजा नंबर 1, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे अब देखेंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, इसका मीनिंग क्या होता है? द स्पीकर ऑफ द पोयम, जो स्पीकर है पोयम का, तो क्या कहता है? द स्पीकर कम्स अक्रॉस अ फॉर्क इन अ फॉरेस्ट path during autumn, yellow wood fall foliage is in the month of or during autumn the speaker is at a fork in a forest। वहां पे एक ऐसा डाइवर्जन वाला रोड है, एक इधर जाता है और एक ऐसा जाता है, एंड राइट नाउ द स्पीकर इज ओवर हियर। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन मतलब इसका अंडरलाइन मीनिंग क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट्स लाइफ डिसीजन। तो यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है? रोड मतलब क्या है? आप आपका जीवन कैसा व्यतीत करना चाहते हो, किस प्रकार से आप जीना चाहते हो। सो दैट इज नथिंग बट लाइफ डिसीजन, अ पॉइंट वेयर वन मस्ट चूज बिटवीन टू डायरेक्शंस। सो लाइफ में आपको किस प्रकार से जीना है ये डिसाइड करने के लिए यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजन। अभी आपको लोगों को फॉलो करना है या फिर खुद के जो बिलीफ है उसे फॉलो करना है। यू नीड टू डिसाइड दिस वन। इसका मतलब ये जो पोयम है इसका लिटरल लेवल पे मीनिंग अलग है, मतलब जब आप रीड करते हो आपको अलग मीनिंग समझ में आएगा। व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरप्रीट दैट वन एट डीपर लेवल, तब आपको समझ में आता है दिस पोयम इज अबाउट हाउ टू मेक लाइफ डिसीजन, डिसीजन मेकिंग इन लाइफ एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज इन योर लाइफ। सेकंड यहाँ पे देखिए लाइन क्या है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। द स्पीकर इज सेइंग व्हाट? स्पीकर ने क्या कहा है कि दोनों भी एक साथ में रोड यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? आई कैन नॉट यूज टू वेज टू लिव माई लाइफ, सो यू नीड टू फॉलो जस्ट वन वे। हियर इंटरप्रिटेशन क्या है? इन लाइफ वी मस्ट मेक चॉइसेस एंड कैनॉट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट? अगर आपके पास कुछ चॉइसेस है लाइफ में तो आपको एक ही वहां पे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। इन द सेम वे द स्पीकर इज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस नाउ, सो विच वे टू फॉलो टू लिव लाइफ। सो लाइफ इज फुल अबाउट व्हाट चॉइसेस एंड यू हैव टू मेक द राइट चॉइस, एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड टू फॉलो योर ओन पर्सनल बिलीव्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 लाइंस का इंटरप्रिटेशन देखा है, क्या होता है। नाउ थर्ड लाइन क्या है? एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एज टू, एंड स्पीकर इज सेइंग व्हाट? बीइंग अ सिंगल पर्सन ही हैज टू चूज ओनली वन रोड, ही स्टैंड्स थिंकिंग। अभी यहाँ पे मुझे चॉइस में से एक सिलेक्ट करना है। देयर आर 2 चॉइसेस कंसीडर। अगर यहाँ पे 2 चॉइसेस है, मेरा जीवन का जो लक्ष्य है मुझे यहाँ पे अभी सिलेक्ट करना है, तो उन क्या किया है ट्रैवलर ने, स्पीकर ने? लॉन्ग आई स्टूड, इसका मतलब होता है द स्पीकर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। सो कौन सी चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है देखिए। इट रिफ्लेक्ट्स हेजिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड केयरफुल डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ पे करना है। वंस यू टेक द डिसीजन यू कैन नॉट कम बैक, ये आगे दिया है, देखते क्या है। तो नंबर 4, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। मीनिंग होता है ये लाइन का, ही एग्जामाइंस वन पाथ टू सी वेयर इट लीड्स। एक पाथ है दोनों में से, उसमें से एक को स्पीकर ने ऑब्जर्व किया है। इट मीन्स व्हाट? ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ डिसीजन बिफोर टेकिंग एक्शन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्पीकर ने सोचा कि अगर मेरा लक्ष्य इस प्रकार से रहेगा मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, तो इसके जो आउटकम्स आएंगे वेदर दे विल बी गुड और बैड। सो ही वाज ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट एंड ट्राइंग टू मेक द करेक्ट डिसीजन। नाउ लाइन नंबर 5 इज टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। मीनिंग होता है द पाथ डिसअपियर्स इनटू द बुशेस, इट्स एंड इज हिडन। यहाँ पे जो 2 पाथ है वहां पे एक जो है एक सीधा सीधा है और एक जो है वो दिखता नहीं है, और कहीं तो भी ऐसा बेंड होता है कि आगे क्या है इवन द स्पीकर कैनॉट थिंक अबाउट इट, कैनॉट गेस अबाउट इट। अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखिए क्या है, द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस आर अनसर्टेन।
आज अगर आप कोई भी डिसीजन लाइफ का लेते हो, कोई भी लक्ष्य आप डिसाइड करते हो, कोई भी एम हो या फिर गोल हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे चल के दिखने वाले हैं, तो वो अनसर्टेन है, उसकी कोई निश्चितता नहीं है। सो इस प्रकार से हमने स्टैंजा वन का लाइन बाय लाइन हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा है, और उसका लिटरल मीनिंग क्या है और उसका अंडरलाइन मीनिंग क्या है, कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव जिसे हम कहते हैं, वो मीनिंग्स हमने यहाँ पे देखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, स्टैंजा नंबर 2। देखिए, दिस इज लाइन नंबर 6 इन द पोएम। देन टुक द अदर एट जस्ट एज फेयर। से जो दो रास्ते हैं, जो लक्ष्य है, वहां से कौन सा लेना है, मीनिंग क्या है ये लाइन का देखिए। ही चूजेस द सेकंड पाथ विच सिम्स इक्वली गुड। वो अच्छा लग रहा था, बिकॉज ऑल अदर्स फॉलो दैट पाथ। सो ट्रेडिशनल वे, कन्वेंशनल वे, इसका मतलब होता है बोथ ऑप्शंस इन लाइफ कैन सीम इक्वली वायबल। अगर लोगों ने भी फॉलो किया है, लेकिन वहां पे इन द सेम मैनर यू आर गोइंग टू गो अहेड और नॉट, ये स्पीकर को भी पता नहीं है। सो दिस पोएम इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। सो लाइफ में हमें हमेशा क्या करना है, चॉइसेस जो है उसमें से कुछ तो भी सिलेक्ट करना है, चूज करना है। सो डिसीजन मेकिंग शुड बी प्रॉपर। नाउ नंबर 7 लाइन है, देखिए, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्या दिया है, बेटर क्लेम मतलब क्या है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, दीज कैन बी द आउटकम्स। ही थिंक्स इट माइट बी स्लाइटली बेटर। दो रास्ते हैं, दो लक्ष्य है, दो प्रकार से वो जीवन जी सकता था स्पीकर, उसमें से बेटर कौन सा है। और इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये लाइन का, अंडरलाइन, जस्टिफाइंग हिज चॉइस विथ सटल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग वहां पे यूज करके स्पीकर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच वे वुड बी गुड फॉर हिम और हर। नाउ नंबर 8, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, इट मीन्स इट लुक लेस ट्रेवल्ड, मोर नेचुरल। ही चूजेस द अनकन्वेंशनल और लेस कॉमन ऑप्शन। अभी यहां पे देखिए कौन सा किया है, जो किसी ने फॉलो नहीं किया वो रोड यहाँ पे स्पीकर फॉलो करना चाहता है। लेस ट्रेवल्ड बोला है, लेस ट्रेवल। सो इजीली यू कैनॉट मेक द चॉइस। नाउ द स्पीकर इज ट्राइंग टू मेक द चॉइस बाय थिंकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या दिया है, स्टैंजा नंबर 2 लाइन नंबर 9 जो है यहाँ पे पोएम में। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, इसका मीनिंग होता है हाउएवर व्हेन ही लुक्ड मोर केयरफुली। जब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया पर्टिकुलर लक्ष्य को, इंटरप्रिटेशन क्या होता है देखिए इसका, ही बिगिंस टू रीअसेस हिज इनिशियल परसेप्शन। सो शुरुआत में स्पीकर ने जिस प्रकार से, ओके दीज आर टू रोड्स एंड आई नीड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, एक मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन उसका जो परसेप्शन था, उसने जिस प्रकार से उसे डिसीजन मेकिंग में जिस प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग यूज किया था, द स्पीकर स्टार्टेड रीअसेसिंग दैट। फिर से उस पे क्या करने लगा है, डिसीजन लेने में और थोड़ी देरी होने वाली है, एंड ट्राइंग टू रीअसेस इट, ट्राइंग टू रीवैल्यूएट इट, एंड देन गोइंग टू मेक द चॉइस। देखिए लाइन नंबर 10 क्या है, सो हैड warned them really about the same। इसका मीनिंग होता है बोथ रोड्स वर एक्चुअली इक्वली यूज्ड। फिर उसे लगता है कि ये दोनों भी रोड्स जो है इक्वली यूज्ड हो चुके हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, समटाइम्स आवर चॉइसेस आर नॉट एज यूनिक और रेडिकल एज वी थिंक। कभी कभी होता है, हमें लगता है कि हमारा पर्सनल बिलीफ रहता है कि दिस पर्टिकुलर चॉइस परफेक्ट फॉर मी, बट समवेयर दैट मे नॉट बी द परफेक्ट वन, दैट मे नॉट बी द यूनिक वन। सो इस प्रकार से हमने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 का यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है। मैंने पहले आपको बोला है कि हर एक स्टैंजा में देर आर टोटल 5 लाइन्स, और हम कंटिन्यूअली लाइन बाय लाइन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी देखिए स्टैंजा नंबर 3 क्या है, लाइन नंबर 11 इन द पोएम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। So that morning both paths were covered in leaves and appeared untouched। स्पीकर को क्या लगा है कि जो मॉर्निंग में देख रहा है कि ओके फाइन, ये जो पाथ्स हैं
ये कवर्ड विथ व्हाट लीव्स एंड अपीयर अनटच मींस किसी ने यूज नहीं किए हैं। ये जो लक्ष्य है, जिस प्रकार से मैं लाइफ जीना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई जिया नहीं। आई एम गोइंग टू हैव व्हाट, जो मेरा कोई डिसीजन रहने वाला है दैट विल बी यूनिक। ऐसा किसे लगता है? स्पीकर ऑफ द पोएम। इंटरप्रिटेशन देखिए, सजेस्ट दैट नो वन हैड वॉकड ऑन देम रिसेंटली, बोथ आर इक्वली फ्रेश, ऐसा उसे लगता है। ओके, माय चॉइस विल बी फ्रेश वन एंड दिस विल बी द गुड फॉर मी। देन लाइन नंबर 12 देखिए, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब क्या होता है? द फॉलन लीव्स वर अनडिस्टर्ब नॉट ट्रैम्पल्ड। इसका मतलब है वो रोड किसी ने यूज नहीं किया है बहुत दिनों से, इसका ऐसा मतलब होता है। इसका मतलब होता है जो कोई लक्ष्य है, जो कोई चॉइस है, किसी ने बहुत दिनों से नहीं उसे सिलेक्ट किया है। इसका इंटरप्रिटेशन होता है reinforces the idea of uncertainty and freshness in choice. Life is all about uncertainty. And what are we trying to make? क्या करते हैं हम कि ये लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए जो कोई चॉइसेस हमें हमारे सामने आते हैं, उसमें से कोई तो भी हमें एक सिलेक्ट करना पड़ता है। कंसीडर, अगर आपका गोल है, आपको कुछ इस तरीके से लाइफ जीना है जो किसी ने आज तक जिया नहीं, हमें ऐसे लगता है। लेकिन अगर आपके पास 10 चॉइसेस आर देयर, तो उसमें से एक करना है, तो आप सोचने वाले हो हर एक के बारे में कि कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा। So, in this way, we understood that the speaker is thinking about his or her life. Now, let us see the next one. Stanza number 3. इसमें के लाइन नंबर जो है 3 है, और ये 13 नंबर की लाइन जो है ये पोयम में। Oh, I kept the first for another day. इसका मीनिंग क्या है देखिए। He tells himself he might come back and try the first path. कंफ्यूजन है देखिए, लाइफ में कंफ्यूजन इज सो मच ओवर दैट। देखिए ना, अगर इफ यू आर इन 10th, अगर 12th में या फिर 10th में, 10th के बाद में आर्ट्स को जाना है, कॉमर्स को जाना है, साइंस लेना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है, आईटीआई करना है, या फिर कुछ अलग करना है, राइट? यू मे हैव सर्टेन चॉइसेस, सो यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज चॉइसेस। एक एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने यहाँ पे। सो द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट डे आके, आई मे ट्राई वॉट द फर्स्ट पार्ट। इंटरप्रिटेशन देखिए, अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू पोस्टपोन और इमेजिन अल्टरनेट रियलिटीज। एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी यहाँ पे बताइए कि हम पोस्टपोन करते कभी कभी सिलेक्शन में। रीजन इज व्हाट, वी थिंक इन डेप्थ अबाउट इट, कॉन्सिक्वेंसेस, वी मे हैव डिस्कशंस विद अदर्स ऑल्सो। बाकी लोगों के साथ भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, और उस प्रकार से हम डिसीजन लेने में पोस्टपोन कर सकते हैं। नाउ लाइन नंबर 14 देखिए, yet knowing how way leads on to way। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है मीनिंग है। he realizes one choice leads to another, making it unlikely he will return। अगर इसमें कुछ गलती होती है, राइट, कि फिर वही रोड पे वो मुझे अलग रोड पे जाना पड़ेगा आगे चल के। सो द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट इट। नाउ लाइन नंबर 15, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उससे डाउट है, अगर एक बार मैंने ये सिलेक्शन किया, एक बार मैंने अगर ये लक्ष्य डिसाइड किया, और मैं बीच में अगर जाके फिर से डिसीजन को रिवर्ट करना है, रिवर्ट नहीं हो सकता है। सो ही डाउट्स ही विल गेट द चांस टू ट्राई द फर्स्ट रोड, बट इट इज नॉट लाइक दैट, डाउट इज देयर। सो इंटरप्रिटेशन क्या है? वंस अ चॉइस इज मेड, गोइंग बैक इज रेयरली पॉसिबल, यही है, यू कैनॉट रिवर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। So, इस प्रकार से हमने स्टैंजा नंबर 3 देखा है इंटरप्रिटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टैंजा नंबर 4, that is the line number 16 in the poem and fourth line in stanza number 4. I shall be telling this with a sigh. So monotonous tone यहाँ पे दिखाई देता है, monotonous, melancholic a little bit, meaning in the future he will recount this decision with a sigh। जो मैंने डिसीजन पास में लिया था, whether that was correct or not, सो मैं आगे चल के ये क्या करूंगा, फ्यूचर में मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। सो द साई इज एम्बिग्यूअस। यहाँ पे एम्बिग्यूअस है, मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या लेना है? रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया और सेटिस्फैक्शन, तीनों भी हमें यहाँ सोचना है। रिग्रेट होने वाला है, आपको उसका दुख होने वाला है। नॉस्टैल्जिया मतलब नहीं, वो जो पहला था वही ठीक था, या फिर आप सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। सो यहाँ पे ये तीनों में से कौन सा मीनिंग आपको लेना है? सो इट डिपेंड्स, आपका डिसीजन होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहने वाले हैं, उसके बाद इसका फाइनल आप मीनिंग ले सकते हैं।
नंबर 17, लाइन नंबर 17, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर एजेस एंड एजेस क्या दिया है देखिए मीनिंग, he imagines telling the story far in the future. Choices shape life stories and become significant in hindsight. चॉइसेस क्या करते हैं, अगर आप कोई भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो आपका एंटायर लाइफ है उसी प्रकार से शेप होने वाला है, उसी प्रकार से चलने वाला है, एंड द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट इट एंड ट्राइंग टू इमेजिन इट. नाउ लास्ट थ्री लाइंस, स्टैंजा नंबर 4, लाइन नंबर 18 इन द पोएम, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई. यहाँ पे देखिए थोड़ा क्या किया है, यहाँ पे रेपिटेशन है आई का. नेक्स्ट लाइन में देखिए, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट. 18 नंबर के लाइन का मीनिंग क्या है, ही रिपीट्स द ओपनिंग इमेज एम्फेसाइजिंग द टर्निंग पॉइंट. ये लाइफ का आपका जो आज का चॉइस है, ये क्या होने वाला है, टर्निंग पॉइंट रहने वाला है आपके लाइफ का. सो लाइफ इज फुल ऑफ सच क्रॉस रोड्स, आपको आने वाले हैं, और आपको कौन सा सिलेक्ट करना है दैट इज अप टू यू. क्या कहा है स्पीकर ने, स्पीकर इज ही क्लेम्स ही चोज द अनकन्वेंशनल पाथ, जो किसी ने किया नहीं, सो डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट. दिस इज द सेंट्रल मेटाफर चूजिंग अ यूनिक और ब्रेव रूट. सो आपको सिलेक्शन करना है पर्सनल बिलीफ के भरोसे. लास्ट लाइन देखिए क्या है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ये है आपका आज का जो चॉइस है, ये आगे चल के आपको पूरे क्राउड में जो है आप अलग रहने वाले हो, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डिफरेंस. सो मीनिंग होता है कि चॉइस शेप्ड हिज लाइफ सिग्निफिकेंटली. इंटरप्रिटेशन होता है, द पोयम एंड्स ऑन अ रिफ्लेक्टिव टोन एक्नॉलेजिंग द वेट ऑफ आवर डिसीजंस. सो इस प्रकार से हमने लाइन बाय लाइन एंटायर पोयम यहाँ पे डिस्कस की है. हम यहाँ पे अभी कुछ सेंट्रल थीम्स जो है, सेंट्रल आइडिया जो है, हम यहाँ पे देखते हैं. नंबर 1 है चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस. आप लाइफ में जो कोई भी चॉइस आप सिलेक्ट करने वाले हो, जो कुछ भी चूज करने वाले हो लक्ष्य, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये एक सेंट्रल आइडिया है. एवरी डिसीजन वी मेक लीड्स टू अ यूनिक पाथ विथ इट्स ओन आउटकम्स. द पोएम हाइलाइट्स हाउ वन चॉइस कैन शेप एन एंटायर लाइफ जर्नी. इसका मतलब क्या होता है, आपका एक सिलेक्शन, आपका एक डिसीजन आपका पूरा लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, ये यहाँ पे बताया है. सेकंड देखिए, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कन्वेंशनलिटी. आपका खुद का बिलीफ और ट्रेडिशनल वे जो है, चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड, जो किसी ने आज तक डिसीजन लिया नहीं, यू आर गोइंग टू टेक दैट. इसका मतलब क्या होता है देखिए, चूजिंग द लेस ट्रेवल रोड symbolizes the courage to follow one's own path. It reflects the tension between doing what others do and following personal beliefs. यही बोला है मैंने आपको अभी. देखिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं और आपको क्या लगता है, दैट मैटर्स. तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जो है, खुद के पर्सनल बिलीफ्स, एंड कन्वेंशनलिटी का मतलब होता है जो बाकी करने कर रहे हैं वो देख के डिसीजन लेना. सो दीज आर टू सेंट्रल थीम्स ओवर हियर वी डिस्कस. देयर आर टू मोर. देखिए थर्ड वन, अनसर्टेनिटी एंड रिग्रेट भी है. लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, अनसर्टेनिटी. The speaker is unsure if he chose the right path and wonders about the road not taken. This reveals the human tendency to doubt and question past decisions. होता है, हम भी सोचते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. यहाँ पे अगर हमने कोई डिसीजन लिया है और वो डिसीजन लेके बहुत सारे दिन हो चुके हैं, कुछ इयर्स हो चुके हैं, वो डिसीजन करेक्ट था या नहीं था, या हमें उसका डाउट होता है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है. देयरफॉर अनसर्टेनिटी एंड रिग्रेट, उसके बारे में सोचना, दुख होना, ये यहाँ पे जो है अनसर्टेन एंड रिग्रेट इज वन ऑफ द थीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोयम. नंबर 4, लाइफ एंड इट्स इरिवर्सिबल नेचर. लाइफ में इरिवर्सिबल नहीं नेचर. देखिए एक बार डिसीजन लिया लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो कुछ भी होने वाले हैं आपको फेस ही करने हैं. वंस अ चॉइस इज मेड इट लीड्स टू मोर चॉइसेस, मेकिंग रिटर्न नियरली इम्पॉसिबल. द पोयम shows that life moves forward and past options rarely
कम अगेन। आपके जो पास्ट ऑप्शन है आप उसे फिर से नहीं ला सकते। सो इस प्रकार से देर आर 4 सेंट्रल आइडियाज ओवर हियर वी डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे दिया है, देखिए मेटाफर है। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। यहाँ पे रोड जो है, रोड ये लाइफ चॉइसेस को कहा है, इसलिए दिस इज द मेटाफर। द मेटाफर इक्वेट्स रोड्स विथ डिसीजंस इन। जो रोड यहाँ पे यूज किया है इसका मतलब होता है योर डिसीजंस इन लाइफ। सिंबलिज्म है। रोड ने क्या किया, यहाँ पे रोड क्या सिंबलाइज करता है, चॉइस और डिसीजन इन योर लाइफ। द टू डाइवर्जिंग रोड्स आर सिंबलिक ऑफ टू डिफरेंट पाथ्स और अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। सो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए। देयर कैन बी मोर बट 2 more आर गिवन ओवर देयर। अलिट्रेशन इज देयर। अलिट्रेशन का मतलब होता है वर्ड में जो शुरुआत का ये जो है, देखिए साउंड या फिर लेटर जो है वो रिदम के लिए क्या होता है, रिपीट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट है, देखिए कॉन्सोनेंट sound work creates rhythm and musicality. So this is the example of alliteration. Anaphora का मतलब होता है, देखिए and repeated at the beginning of several lines, line number 2, 3, 4, 6 and 9। इसका फायदा क्या होता है, देखिए builds rhythm and a sense of continuity in thought। So यहाँ पे हमने डिस्कस किए टोटल 4 figures of speech। There can be more also, you can find out them। Now, what is the rhyme scheme? This is the last part of the explanation. Each of the 4 stanzas, as I told you, there are total 4 stanzas and in each stanza there are 5 lines। और वहां पे क्या किया है, ऊड होता है स्टूड के साथ और यहाँ पे स्टूड जाता है कूड़ के साथ। इसका मतलब होता है ये जाएगा ए, बोथ जाता है इसके साथ, कहाँ पे, अंडर ग्रोथ के साथ, बोथ अंडर ग्रोथ। ए बी, देन आता है फिर से ए, फिर से ए एंड देन लास्ट में बी। सो व्हाट इज द राइम स्कीम, ए बी ए बी, ऐसा ये राइम स्कीम है एंड दिस इज फॉलोड इन ऑल 4 स्टैंजाज। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये पोयम यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू at your level। I mean to say, you are studying in 10th, you are studying even in CBSE, ICSE, or you are doing specialization in English literature. Everywhere, this is very much important. So, thank you for listening to me carefully. Do not forget to like this video and share and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.